हाय फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन झा और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। चलिए आज बात करते हैं क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये क्लास 11th का टॉपिक है, ध्यान रहे आप लोगों को। 11th क्लास का अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सिडियरी बुक्स। अक्सर इसको लाइटली लोग लेते हैं, लाइटली बच्चे भी लाइटली लेते हैं कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते, बट ध्यान रहे इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एनुअल एग्जाम्स में। आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो, किस कोई भी बोर्ड हो, तो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं और जरूर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन आए ना आए, सिलेबस में है क्वेश्चन आए ना आए, हमें कंटेंट को ध्यान में रखना है, टॉपिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। क्योंकि कल के डेट में नॉलेज के लिए भी जरूरी है कुछ ना कुछ। आगे खाली 11 12 ही तो है नहीं, आगे आपका करियर और भी लंबा है, कहीं पर भी किसी भी मतलब कोर्स में ये देखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं सब्सिडियरी बुक्स क्या होते हैं। देखिए अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग में जितने भी सारे बुक्स हैं उनको कुछ कैटेगरी में छाटा गया है, ठीक है। जैसे जर्नल आप देखेंगे, जर्नल जो है वो ओरिजिनल बुक होता है, ठीक है। लेजर को देखेंगे वो प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। और कैश बुक भी आपको ओरिजिनल बुक कह सकते हैं। कैश बुक इज द मिक्सचर ऑफ जर्नल एंड लेजर, तो उसको आप कह सकते हैं आप ओरिजिनल बुक, कैश बुक को भी बोल सकते हैं। यहाँ बात करते हैं सर सब्सिडियरी बुक्स किसको बोलते हैं। सब्सिडियरी बुक्स आर दोज बुक्स विच आर केप्ट बाय द अकाउंटेंट टू हेल्प द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड टू मेक इट वेरी ईजी करने के लिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को ईजी करने के लिए। या फिर अब इसे मान लीजिए कि एक कॉलेज है, अब कॉलेज में 500 बच्चे हैं। अब 500 बच्चे डिफरेंट क्लासेस के हैं, तो एक नाम का बच्चा, मान लो कि एक रोशन नाम का लड़का है। अब वो रोशन नाम का लड़का जो है वो 500 बच्चों में लगभग 10 बच्चे रोशन नाम के हैं। अब रोशन, किस रोशन की बात की जा रही है, तो उस 500 बच्चों को अगर हम 10 सेक्शन से बांट देंगे, ABCDEFGH ऐसे करके 10 सेक्शन में अगर बांट देंगे तो पता चलेगा ना कि सेक्शन D का रोशन को बुलाना है। उसी तरह से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ट्रांजैक्शन जब भारी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शंस का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस में, तो बड़े बिजनेस के लिए खास करके सब्सिडियरी बुक्स को रखना जरूरी हो जाता है। छोटे छोटे व्यवसाय जिसमें लेन देनों की संख्या कम है, ट्रांजैक्शंस के नंबर्स कम है, तो उस कंडीशन में आप जर्नल से और लेजर से काम चला सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल लीजिए, छोटा सा एग्जांपल कि एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है। अब उस मॉल में क्या करना है कि मॉल में मतलब दिन भर में लगभग 1000 कस्टमर्स आते हैं। अब 1000 कस्टमर्स आते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब लोग अपना अपना ज़रूरत का चीज़ लेते हैं। तो क्या सारे लोगों का जो ट्रांजैक्शन है 1000 जर्नल एंट्री करना पॉसिबल है? 1000 जर्नल एंट्री के साथ साथ उसका लेजर पोस्टिंग करना पॉसिबल है? उस लेजर पोस्टिंग के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाना, तो ये लेजर पोस्टिंग जब हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस इज मच ईजियर दैन जर्नल एंड लेजर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन भारी मात्रा में ट्रांजेक्शन्स है, उसमें आपको क्रेडिट सेल होगा, क्रेडिट परचेज होगा, कुछ बिल्स रिसीवेबल होंगे, कुछ बिल्स पेबल होंगे, कुछ परचेज किया हुआ आइटम वापस होगा, परचेज रिटर्न जिसको बोलते हैं, कुछ सेल किया हुआ आइटम वापस आएगा, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो कुछ ऐसे बुक्स को, इन्हीं सभी बुक्स को हम लोग सब्सिडियरी बुक्स के नाम से जानते हैं। क्या है सब्सिडियरी बुक्स, थोड़ा जानते हैं। परचेज बुक सबसे पहला, सब्सिडियरी बुक में सबसे पहला क्या आता है? परचेज बुक। अब आप सब जानते हैं कि जब हम परचेज करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, जैसे गुड्स की, पहले इस कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने क्लियर कर दें कि गुड्स परचेज करने का मतलब क्या होता है। गुड्स परचेज करने का मतलब होता है कि जिस चीज़ में आप डील करते हैं, अगर कोई फ़ैन बेचता है तो उसके लिए फ़ैन गुड्स है, कोई फर्नीचर बेचता है उसके लिए चेयर गुड्स है, ठीक है। कोई अगर मोबाइल फ़ोन बेचता है तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन गुड्स है। लेकिन अगर कोई बंदा स्टेशनरी में डील करता है, किताबें, कॉपियाँ वगैरह, पेन्स और क्या बोलते हैं, सब सारी चीज़ों में डील करता है, स्टेशनरी आइटम्स में, स्टेशनरी शॉप है उसका, और वो जाकर के अपने लिए एक शूज़ खरीदता है, तो उस शूज़ उसके लिए परचेज नहीं कहलाएगा। परचेज तब परचेज होगा जब आप बिजनेस में, बिजनेस यूनिट के हिसाब से अगर हम पढ़ रहे हैं तो परचेज तब बोलेंगे जब आप जिस चीज़ में डील कर रहे हैं, यू डील इन दैट गुड्स, उस गुड्स को परचेज करने को परचेज बोलते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। जैसे जो आदमी जिस चीज़ में डील करता है, कोई गेहूँ बेचता है तो गेहूँ को खरीदना उसके लिए परचेज है, गेहूँ को सेल करना उसके लिए सेल है, ठीक है। अब कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, बिल्डिंग्स बनाता है, ज़मीनें खरीदता है, बेचता है, तो उस कंडीशन में उनके लिए वही गुड्स हो गया। 1 करोड़ का बिल्डिंग खरीद ली, 1 करोड़ 10 लाख में बेच दिए, तो 10 लाख का मार्जिन आ गया। तो कहने का मतलब है कि जिस चीज़ में आप डील करते हैं, कपड़ा का व्यापारी है, कपड़ा का सेल परचेज करता है, सेल करता है, तो इसके लिए वही क्या है? गुड्स है। तो गुड्स को परचेज करते हैं। वेन एवर वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट,
जब कभी भी हम गुड्स को उधार खरीदते हैं, बोले कि सर उधार खरीदते तो नगद को कहाँ डालेंगे, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है। कैश बुक आपने सुना होगा, कैश बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस, ठीक है। कैश बुक के 4 तरीके होते हैं, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। 4 तरीके के कैश बुक होते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैश बुक में जितने भी सारे कैश ट्रांजेक्शन होता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 1 करोड़ हो, आप सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में डाल देते हैं। जो भी रिसीव हुआ है, जो भी पेड हुआ है, उन सबको आप कैश बुक में डाल देते हैं। तो कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो बचा क्या, उधार। तो जब आप कभी भी किसी सप्लायर से माल उधार खरीदते हैं, देन यू रिकॉर्ड इट इन परचेज बुक। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग, परचेज बुक में। इज दैट क्लियर? परचेज बुक, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने मतलब एक मुरलीधर नाम का मेरा सप्लायर है। अब मुरलीधर नाम का मेरा सप्लायर है जो मैं मोबाइल फ़ोन का बिजनेस करता हूँ, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का बिजनेस करता हूँ, मेरे पास 10 पीस अब जो अभी लेटेस्ट मॉडल है किसी कंपनी का, उसका फ़ोन चाहिए। अब मुरलीधर ने मुझे सप्लाई किया, बट मैंने उसे पैसा नहीं दिया, वो उधार हो गया। तो ये है क्रेडिट परचेज। क्या है? क्रेडिट परचेज। एंड वेन एवर भी मेक अ क्रेडिट परचेज, तो उस कंडीशन में उस सारे ट्रांजेक्शन को हम कहाँ लिख देते हैं, परचेज बुक में। किसके नाम से लिखेंगे? मुरलीधर के नाम से, ठीक है। दूसरी चीज, सेल्स बुक। कैश सेल करेंगे, अगर हम कैश सेल अगर हम करते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं, कैश बुक में। लेकिन अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं, हम किसी को, जैसे मुरलीधर से हमने खरीदा, तो हम भी तो किसी को उधार देंगे। अब बोलेगा सर आज के कॉन्सेप्ट में उधार होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है जब भी आप सेल क्रेडिट पे करते हैं, ऑन क्रेडिट, व्हेन यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आप जो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में करेंगे। कहाँ करेंगे? सेल्स बुक में, ठीक है। ऑल द क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आगे है परचेज रिटर्न बुक। अगर उधार बेचा हुआ माल, उधार खरीदा हुआ माल, अब हम मुरलीधर से मोबाइल फ़ोन का 10 पीस मंगाते हैं। अब 10 पीस मोबाइल फ़ोन मंगाने, उसमें से पता चलता है कि एक ब्रोकन है या डैमेज है या लॉस्ट है उसमें से अंदर से, तो उस कंडीशन में हम उसको वापस करेंगे कि भैया ये आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टेड है और ये आप वापस ले लीजिए। तो परचेज रिटर्न बुक में उन ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है जो क्रेडिट परचेज किए हुए आइटम्स को मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिटर्न किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन 10 पीस मंगाए, इसमें से 1 पीस डैमेज हो गया तो उसको डाल दिए परचेज रिटर्न बुक में। अब मान लीजिए इससे मुरलीधरन से खरीदे, तो मुरलीधर से खरीदे तो मुरलीधर से 10 पीस खरीद के 1 पीस वापस किए, तो उसी तरह से और भी सप्लायर से खरीदे होंगे कुछ, ठीक है। तो उन सभी अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सप्लायर्स होते हैं। तो जितने भी सारे लोगों से हम उधार खरीदा हुआ, क्रेडिट परचेज किया हुआ आइटम वापस करते हैं, उन सभी को एक जगह पर कलेक्ट मतलब रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न्स बुक। इज दैट क्लियर? नाउ सेल्स रिटर्न बुक, हमने माल बेचा लोगों को ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब हमने माल बेचा लोगों को ऑन क्रेडिट और लोगों ने कुछ उसमें से मतलब कुछ आइटम डिफेक्टेड था या फिर एक्सेस था, तो लोगों ने कुछ वापस किया तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, तो सेल्स रिटर्न उसको बोलते हैं। तो सेल्स रिटर्न जितने भी सारे सेल्स रिटर्न्स हैं उन सभी को जब एक साथ एक बुक में छांट कर, एक अकाउंटिंग बुक होता है, उस बुक में अगर छांट कर एक साथ जब रिकॉर्ड करते हैं, मतलब नोट करते हैं, तो उस बुक को हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स बुक। सबका फॉर्मेट लगभग मिलता जुलता ही है। और मतलब एक अगर आप सीख लेंगे, परचेज बुक अगर आप सीख लेंगे तो सेल्स बुक आसानी से सीख जाएंगे। परचेज रिटर्न बुक अगर आप सीख लेंगे बनाना फॉर्मेट के साथ, तो आपको सेल्स रिटर्न बुक बनाने में थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगा, थोड़ा भी डिफिकल्टी नहीं फेस करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है? इसको मैंने एक और नाम दिया है, ट्रेड रिसीवेबल बुक। ट्रेड रिसीवेबल बुक मतलब होता है बिजनेस का जिन लोगों के यहाँ पैसा बाकी है उसको हम लोग बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। बिजनेस का ड्यूज जिसके यहाँ है, जैसे मान लीजिए कि हम एक सेलर हैं और हम जो है वो मतलब लोगों को माल बेचते हैं, तो कुछ लोगों ने नगद लिया, कुछ लोगों ने उधार लिया, कुछ लोगों के ऊपर हमारा बिल लिखा हुआ है, तो ऑल द ड्यूज जब हम कलेक्टिवली उसको ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। एम आई क्लियर? और उन सभी को लिखे, जैसे मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, 4 है, मेरे 4 कस्टमर है, चारों से हमको जो है वो 2000 4000 ऐसे करके 10-20 ऐसे करके सबका अलग अलग अमाउंट हो सकता है यार, वैरी कर सकता है, तो उस सबको हम रिकॉर्ड कर लिए एक बुक में, तो उसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल बुक। इज दैट क्लियर?
नाउ बिल्स पेबल बुक, अब सिंपल सी बात है, बिजनेस है तो हमारा डेटर भी होगा, जिसको हमने उधार दे रखा है वो हमारा डेटर है, और जिससे हमने उधार ले रखा है वो हमारा क्रेडिटर है। तो जिस तरह से हमारे पास बिल्स रिसीवेबल बुक होगा, उसी तरह से हमारे पास एक बिल्स पेबल बुक भी होगा, जिसमें हम उन सभी ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे जिनका हमारे यहाँ ड्यूज है, जो हमारे सप्लायर्स है या हमारे क्रेडिटर है। तो ऑल द क्रेडिटर्स, ऑल द ड्यूज, ऑल द अमाउंट्स फ्रॉम द क्रेडिटर्स या सप्लायर्स आर रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। खासकर इन सब के इंट्रोडक्शन के बाद एक चीज़ आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं कि इन सभी सब्सिडियरी या स्पेशल बुक्स की ज़रूरत बड़े बिजनेस में पड़ती है। बड़े बिजनेस कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ पर मतलब कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो लेकिन ट्रांजेक्शन्स कम होते हो, वहाँ नहीं। ट्रांजेक्शन्स जहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, उन सभी जगहों पर क्या होता है कि बिल्स, इन सभी सब्सिडियरी बुक्स की आवश्यकता पड़ती है। सर छोटे बिजनेस में कैसे काम चल जाता है? भैया छोटे बिजनेस में मान लीजिए ट्रांजेक्शन्स की संख्या कम है, लेन देनों की संख्या कम है, बहुत कम लेन देन होते हैं, बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको जर्नल प्रॉपर से काम चल जाता है, ठीक है। ये आपका जर्नल से काम चल जाता है। जर्नल जब कर लोगे फिर क्या करोगे? लेजर पोस्टिंग करोगे, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी एक तरीका है। तो छोटे बिजनेस के लिए खास करके प्रेफरेबल होता है ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि आपको इसमें लेंदी भी प्रोसेस है, खर्चीला भी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, लेंदी भी है, और थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सब्सिडियरी बुक्स आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और फॉर्मेट के साथ बनाना भी सिखा देंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। मान लीजिए मैं किसी एक पे एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। चलिए ठीक, परचेज बुक है। अब परचेज बुक है तो क्या करेंगे? परचेज बुक में आते हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग परचेज बुक का एक छोटा सा नमूना देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। अब आप जानते हैं कि परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, तो हम जिससे भी माल खरीदेंगे, मान लीजिए कि हम अभी मैंने जिसका नाम लिया मुरलीधर से, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन के ही सेलर हैं, हम मोबाइल फ़ोन में डील करते हैं, तो मुरलीधर एक हमारा सप्लायर है मुरलीधर, ठीक है। अब मुरलीधर से हम 10 पीस सैमसंग S24 अल्ट्रा मंगाते हैं, ठीक है। अब S24 अल्ट्रा हम 10 पीस मंगाते हैं, जो भी रेट हो हम उसको रेट पे डिफाइन नहीं करेंगे, रेट हमको नहीं पता क्या है नहीं है, बस इतना जानते हैं कि ये अपडेटेड फ़ोन है, अभी सबसे लेटेस्ट फ़ोन चल रहा है सैमसंग का। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम 10 पीस मंगाए, अब उसमें से 1 पीस डैमेज हो गया। अब 10 पीस है, मान लो हम इसका रेट इमेजिन करते हैं 1 लाख रुपया, क्योंकि इससे कम का है नहीं, 1.25 लाख से ऊपर पड़ता है। 10 पीस मंगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया मेरा कॉस्टिंग हो गया, 10 लाख रुपये, ठीक है। अब हम उधार खरीदे हैं, उसके बाद हम क्या किए कि एक रामलाल करके है, रामलाल एंड सन्स, इनसे हम क्या मंगाए? इनसे हम एप्पल का 16 प्रो मैक्स मंगाए, 1.5 लाख रुपए पड़ता है। इनसे भी 10 पीस मंगाए तो 15 लाख यहाँ हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद ये था पहला, ये था दूसरा और ये था तीसरा। ध्यान दीजिएगा, एक ही बस, एक से समझ में आ जाएगा आपको। तीसरा है मदन लाल एंड ब्रोस, ठीक है। मदन लाल एंड ब्रोस से हम क्या करते हैं? हम मंगाए हैं रियलमी का, चूँकि दुकान है हमारा, मोबाइल स्टोर है, तो सब तरह के ब्रांड की डिमांड होती है। रियलमी का जो लेटेस्ट फ़ोन है, मुझे नहीं आइडिया है, उसमें से हम 10 पीस मंगाते हैं। एक फ़ोन का कीमत है 25,000 रुपया, 10 पीस का इधर भी हो गया 2.5 लाख रुपया। तो भैया हमने टोटल कितने का उधार परचेज करा है? तो हम क्या किए हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिटेल्स है, ये डिस्क्रिप्शन है परचेज का कि हमने किससे कितने का खरीदा है। व्हेनेवर भी जब हम इसके टोटल पे जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ 10 लाख का उधार कर दे, यहाँ 15 लाख का उधार कर दे, यहाँ 2,50,000 का उधार कर दे, तो 25 2 27 लाख रुपया, 27,50,000 रुपया जो है हमारा उधार परचेज हुआ है। तो जब हम परचेज के लिए जर्नल करेंगे या ट्रायल बैलेंस में परचेज लिखेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना लिखेंगे? 27,50,000।
उसके अंदर का मटेरियल बस ये समझने के लिए है। ये परचेज बुक जब आप बनाएंगे तो ये डिस्क्रिप्शन में होगा विथ फॉर्मेट। आप फॉर्मेट जा करके बुक से एग्जाम्पल निकाल करके, एनसीईआरटी हो, कोई भी किताब आप पढ़ते हो, आप उसको प्रेफर करके जाके देख सकते हैं। परचेज बुक का आपको फॉर्मेट में दिख जाएगा और इसी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ दिख जाएगा। आइटम्स रेट टोटल, आइटम्स रेट टोटल जिससे परचेज किए हैं उसका नाम बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा जर्नल में भी कॉन्सेप्ट देखे थे कि जब भी हम किसी से कुछ उधार खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। नगद खरीदते हैं तो नाम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं मैटर नहीं करता है, लेकिन जब भी हम किसी से कुछ उधार खरीदते हैं तो उसका नाम ज़रूर देते हैं। चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि सब्सिडियरी बुक्स आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेल्स भी इसी तरह से करेंगे, 3 लोग 4 लोग जितने भी सारे लोग होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 लोगों का नाम लिया है। सेल्स बुक में भी 4-5 लोग, जितने भी सारे लोगों को आप उधार बेचते हैं सबका एक साथ आप रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जहां अपने जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th से रिलेटेड और जो भी इस टॉपिक को जानना चाहते हैं उन तक शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और बेल आइकन को भी हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।